बांग्लादेश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी आज नहीं रहे। हादी वो चेहरा थे जिनके नेतृत्व में 2024 का छात्र आंदोलन खड़ा हुआ। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। आज का बड़ा सवाल था स्वतंत्र पर। बांग्लादेश हमारे देश भारत से इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत भारत से जिसने बांग्लादेश को बनाया है। क्यों उनके लोगों में, क्यों उस देश में भारत के प्रति इतनी नफरत बढ़ गई है और क्या हो गया है हमारी विदेश नीति को? जी हां, आज जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो आपको चौंका देगी। ग्रेटर बांग्लादेश का शहीद आज ट्रोल हो रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का शहीद, और किसको शहीद कहा जा रहा है और क्या है ये बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। नाम सुनिए, शरीफ उस्मान हादी की हत्या और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आग लग गई। एक हत्या जिसने सीमा से परे भूचाल ला दिया। तारीख 12 दिसंबर को ढाका की एक सड़कों पर हुई गोलीबारी सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने भारत बांग्लादेश संबंधों में पहले से सुलग रही आग को खुली लपटों में बदल दिया। शरीफ उस्मान हादी, जिसे उसके समर्थक अब ग्रेटर बांग्लादेश का शहीद कह रहे हैं, उसकी हत्या ने बांग्लादेश में भारत विरोधी गुस्से को संगठित, आक्रामक और सड़कों पर उतार दिया है। यह घटना साफ दिखाती है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस कदर बिगड़ चुके हैं और ये गिरावट अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही। कौन था शरीफ उस्मान हादी? आइए हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी आज नहीं रहे। उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हादी वो चेहरा थे जिनके नेतृत्व में 2024 का छात्र आंदोलन खड़ा हुआ। 12 दिसंबर को ढाका में दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उन पर नजदीक से गोली चला दी। गोली उनके ब्रेन स्टेम यानी कि दिमाग का वो निचला हिस्सा है जो इसे रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, में लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स ने तुरंत उन्हें सिंगापुर एयरलिफ्ट किया। 3 दिन से आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद हादी ने दम तोड़ दिया। सिर्फ 32 साल में हादी को ढाका 8 सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी देखा जा रहा था। वो अपनी बेबाक आवाज, खासकर भारत और हसीना सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत के बाद ढाका की सड़कों पर गम, गुस्सा और विरोध की आग फैल गई है। इंतरिम सरकार ने इसे देश का एक ऐसा नुकसान बताया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, क्या एक लोकतांत्रिक देश में सच बोलने की कीमत मौत है? और क्या हादी की शहादत बांग्लादेश की लोकतांत्रिक लड़ाई को और तेज कर देगी? शरीफ हादी एक आवाज थी जो अब भीड़ में नहीं बल्कि दिलों में गूंजती रहेगी। शरीफ उस्मान हादी 34 साल का एक उग्र राजनीतिक कार्यकर्ता था जो अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार को गिराने वाले छात्र आंदोलन के दौरान तेजी से उभरा और खुद को पेश करता है भारत की दादागिरी के खिलाफ बांग्लादेश की संप्रभुता का रक्षक।
हादी इनकलाब मंच रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म का प्रवक्ता था, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवाद, इस्लामी राजनीति और भारत विरोधी विचारधारा को एक साथ जोड़ता है। ग्रेटर बांग्लादेश का सपना आप जानते हैं क्या है? हादी सिर्फ नारे नहीं लगाता था, वो नक्शे भी बनाता था। अपनी मौत से कुछ समय पहले उसने फेसबुक पर एक नक्शा साझा किया जिसमें दिखाया गया, जो चौंका देगा आपको। पूरा बांग्लादेश क्या है जानते हैं उस नक्शे में क्या था? पूरा बांग्लादेश। और पूरा बांग्लादेश वो जानते हैं किसको समझता है? भारत का पूरा पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट। जी हां, 7 सिस्टर, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के कुछ अन्य हिस्से। इस नक्शे को उसने नाम दिया ग्रेटर बांग्लादेश। यह विचार नया नहीं है। 1947 में ब्रिटिश भारत के आखिरी बंगाल प्रीमियर हुसैन शहीद सुहारवर्दी ने यूनाइटेड बंगाल का प्रस्ताव रखा। वो योजना नाकाम रही। बाद में यह विचार सिर्फ कट्टर इस्लामी संगठनों तक सीमित रह गया। आज तक किसी भी मुख्य धारा की बांग्लादेश पार्टी ने, सुनिएगा ये जो हम बता रहे हैं कि हमारी विदेश नीति के बारे में जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक किसी भी मुख्य धारा की बांग्लादेशी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर भारत से जमीन मांगने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, और बात तो बहुत दूर की बात है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। लेकिन शेख हसीना के पतन के बाद माहौल बदल गया। विश्वविद्यालयों में संसद तक फैलता उग्र राष्ट्रवाद। अप्रैल 2025 में ढाका विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही नक्शा दिखाया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को संसद में कहना पड़ा, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है। हादी इसी उग्र माहौल का चेहरा बन चुका था। उसकी मांग थी अवामी लीग पर संवैधानिक प्रतिबंध, आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही और संसद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना। उसके परिवार ने स्वीकार किया वो भारत के खिलाफ लिखता था। जी हां, ये उसके परिवार वालों का कहना है। आज के बांग्लादेश में ये वाक्य आरोप नहीं, बल्कि सुनिएगा ये बात, आज के बांग्लादेश में कोई भारत के खिलाफ लिखे तो वो आरोप नहीं होता बल्कि तारीफ बन चुका है। हत्या जिसने सीमा पार संकट खड़ा कर दिया। जी हां, 12 दिसंबर ढाका, 2 हेलमेट पहनकर हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार हादी के ऑटो रिक्शे के बगल में आए और सिर में गोली मार दी। गोली बाएं कान से ऊपर से घुसी, दाएं हिस्से से निकली, ब्रेन स्टेम पूरी तरह क्षतिग्रस्त। ढाका में इमरजेंसी सर्जरी हुई, लेकिन उसके बाद जब उसे सिंगापुर ले जाया गया, वहां पर कुछ टाइम वो रहा, जिंदा रहा, लेकिन 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पीछे रह गए पत्नी और 10 महीने का बच्चा। आरोप भारत का नाम और राजनयिक टकराव। बांग्लादेशी पुलिस ने 2 संदिग्धों के नाम बताए। फैसल करीम मसूद अवामी लीग के प्रतिबंध छात्र इकाई से जुड़ा बताया गया। आलमगीर शेख पार्टी की युवा शाखा से कथित संबंध, बिना ठोस सबूत के दावा किया गया। जी हां, दोनों आरोपी हत्या के कुछ घंटों में मयमनसिंह के हुलाघाट बॉर्डर से भारत भाग गए। ऐसा वहां के बांग्लादेश में ये खबर प्रसारित हो रही है। 5 बार वाहन बदले गए और मोबाइल फेंक दिए गए। बांग्लादेश का कदम, भारत के उच्चायुक्त को तलब किया गया, सहयोग की मांग की गई। भारत की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। भारत ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बयान जारी किया भारत ने सख्ती के साथ। भारत ने कभी अपनी ज़मीन को बांग्लादेश के मित्र लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया है और नहीं होने देंगे। इसके बाद भारत ने भी बांग्लादेश के राजदूत को तलब कर कड़ा डिमांड सौंपा। अगस्त 2024 के बाद ये सबसे निचला कूटनीतिक स्तर है।
सड़क पर गुस्सा, दूतावास निशाने पर। हादी की मौत की खबर आते ही ढाका जल उठा। शाहबाग चौराहा, अल्लाह अकबर के नारे, दिल्ली या ढाका, ढाका ही ढाका। इनकलाब मंच ने फेसबुक पर लिखा, भारत की दादागिरी के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने उस्मान हादी को शहीद स्वीकार किया। আজ কিছুক্ষণ পূর্বে উনি শহীদ হয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আপনি প্রতিক্রিয়া হিসেবে আপনারা উত্তরার শহীদ বীর মুক্ত মঞ্চে জমায়েত করুন। আজ থেকে আমরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, আওয়ামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। यानी समझ रहे हैं, खुलेआम भारत का विरोध चल रहा है। मीडिया पर हमला हुआ। प्रथम ऑलो, डेली स्टार, इन दोनों अखबारों को हसीना समर्थक मानकर भीड़ ने दफ्तर जला दिया। पास खड़े सैनिकों ने हस्तक्षेप नहीं किया। राजशाही में नारे लगे, बाबर के रास्ते चलो, 7 सिस्टर को आज़ाद करो। देखिए, सुनिए क्या नारे चल रहे हैं। बाबर के रास्ते चलो, 7 सिस्टर को आज़ाद करो। भारत को मजबूरन राजशाही और खुलना में वीज़ा केंद्र बंद करने पड़े। नफरत की पृष्ठभूमि, हादी से पहले की कहानी भी समझ लीजिए। भारत विरोधी भावना हादी की मौत से पहले ही पनप चुकी थी। विश्वविद्यालयों में भारतीय झंडों को ज़मीन पर रखकर रौंदा गया था। भारत का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जला दिया गया था। छात्र नेता खुलेआम धमकियां देने लगे थे। हसनत अब्दुल्ला नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता कह चुका है, संसद पहुंचे तो दिल्ली का सिर काट कर भेजेंगे। शेख हसीना भारत और टूटा भरोसा। जी हां, शेख हसीना और भारत के रिश्ते असाधारण रूप से करीबी थे। 1971 की मुक्ति संग्राम की विरासत, आतंकवाद पर सहयोग, भारत विरोधी उग्रवादियों का दमन, भारत के लिए हसीना का शासन, 15 साल की अस्थिरता, अगस्त 2024 में सब खत्म हो गया। हसीना भारत आ गईं, आज भी यही हैं। बांग्लादेश के लिए युद्ध अपराधों की दोषी नेता को पनाह, एक अक्षम्य विश्वासघात। जी हां, ये बात किसने कही? नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। आगे क्या होगा? 2 पड़ोसी, खतरनाक मोड़। जी हां, यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में हादी को कहा, निडर सेनानी, फांसीवाद और वर्चस्व के खिलाफ अमर सैनिक। ये भाषा भारत विरोधी भावनाओं को वैधता देती है। समझिए ये बात। सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हत्यारों की जानकारी पर 50 लाख टका इनाम रखा। लेकिन हकीकत यह है, बांग्लादेश की 17% बिजली भारत से आती है। व्यापार 14 अरब डॉलर से ज़्यादा का भारत से होता है। बाहरी दुनिया से संपर्क भारत पर निर्भर है। साथ ही हिफाजते इस्लाम जैसे संगठन मजबूत हो रहे हैं। अलकायदा से जुड़े नेटवर्क भारत विरोधी हिंसा भड़का रहे हैं। चीन तीस्ता नदी परियोजना में अरबों डॉलर झोंक रहा है। जून 2025 में चीन, पाक, बांग्लादेश त्रिपक्षीय बैठक हो चुकी है। जी हां, एक हत्याएं कई सीमाएं हिलाती हैं।
शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने ये साफ कर दिया है। एक व्यक्ति की मौत नहीं माना जा रहा, बल्कि दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक में खतरनाक मोड़ माना जा रहा है। अगर उग्र राष्ट्रवाद, इस्लामी राजनीति और भारत विरोधी नफरत इसी तरह मिलती रही तो ये आग सिर्फ ढाका तक नहीं सीमित रहेगी, ये हकीकत है, ये पूरे उप महाद्वीप को जला सकती है। भारत बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ऐसे लोगों को, ऐसे देशों का कड़ा मुकाबला करेगा हमारी सेना, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो आज कहानी बांग्लादेश की, और क्या चल रहा है देश दुनिया में जानने के लिए द स्वतंत्र को बराबर देखते रहिए। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।